उत्तर प्रदेश में राजनीति जातियों के समीकरणों पर टिकी है। किसी भी राजनीतिक दल को यदि प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो जातिगत समीकरण साधने होते हैं। कुछ ऐसा ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जहां राजनीतिक दलों का भविष्य यहां के जाट मतदाता तय करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती जितनी उपजाऊ है उतनी ही अहमियत यहाँ की राजनीति में जाटों की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 17% और प्रदेश में 4 से 6% की जनसंख्या वाले जाटों को लुभाने के लिए चाहे भाजपा हो या फिर सपा बसपा अथवा राष्ट्रीय लोकदल, सभी एड़ी चोटी का दमखम समय समय पर लगाते रहे हैं। जाटों की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश विधानसभा और लोकसभा सीटों की दशा और दिशा दोनों यहाँ की जाट मतदाता तय करते हैं। मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, बिजनौर और बदायूं ऐसे जिले हैं जहां जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा सहारनपुर, कैराना, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा, हाथरस और फिरोजाबाद जिले में जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखता है। किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखने वाले जाट मतदाता वर्तमान में कई दलों में बटे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम रोल अदा करने वाली राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व बहुत कुछ जाट मतदाताओं के सहारे ही टिका है। जब राष्ट्रीय लोकदल का यह वोट बैंक छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की ओर गया तो राष्ट्रीय लोकदल धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर आता गया। एक समय तो ऐसा भी आया जब दिग्गज नेता और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मूलतः कृषि पेशे से जुड़े जाट मतदाताओं की अहमियत राजनीतिक पार्टियों के लिए कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने समय समय पर रणनीतियां बनाई। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मोर्चा मार ले गई और आज अधिकांश जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई भी देता है। मुजफ्फरनगर में जब 2013 में दंगे हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का जाट मुस्लिम समीकरण बुरी तरह बिखर गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत चुनाव लड़ा और रालोद के जाट वोट बैंक में तकड़ी सेंध लगाई। तब मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए। उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया गया। वहीं 1980 बैच के आईपीएस और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने बागपत लोकसभा सीट जीत कर दिया। यहां दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के गुलाम मोहम्मद रहे। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की शर्मनाक हार हुई और वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी ने रालोद नेता जयंत चौधरी का राजनीतिक कद छोटा करने के लिए उनके सामने फिल्म स्टार हेमा मालिनी को अपने प्रत्याशी बना दिया। हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को करीब 3 लाख से ज्यादा मतों से हराया। वहीं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटों की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में उसने 12 जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था और सभी जीतकर विधायक बने थे। प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो यहां से 3 जाट चेहरों बलदेव सिंह ओलख, चौधरी भूपेंद्र सिंह और लक्ष्मी नारायण सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से एक बार फिर जनरल वीके सिंह सांसद बने तो बागपत से सतपाल सिंह भी दोबारा सांसद चुने गए। इस बार उन्होंने रालोद के युवा नेता जयंत चौधरी को करीब 23,500 वोटों से हराया। दूसरी तरफ इस बार रालोद मुखिया अजीत सिंह बागपत की बजाय मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, लेकिन संजीव बालियान के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मोहित बेनीवाल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर जाटों को रिझाने का प्रयास किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी जाट चेहरा भूपेंद्र सिंह की घोषणा करके अपने विरोधी दलों को हतप्रभ कर दिया। जाटों को साधने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पिछले वर्ष 31 जनवरी को 17वीं सदी के जाट योद्धा गोकुल सिंह का आह्वान किया था, जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहीं लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी।
जब से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल की यह घेराबंदी शुरू की है, तब से एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन देने वाला जाट मतदाता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होता चला गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित होता जाटों के इस वोट बैंक पर कभी राष्ट्रीय लोकदल का आधिपत्य होता था। देश प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह एक जाना पहचाना नाम है। जाटों की बात हो और चौधरी चरण सिंह का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़कर 1967 में भारतीय क्रांति दल नामक राजनीतिक दल का गठन भी किया था। जाट मतदाताओं पर एकाधिकार रखने वाले चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर भी आसीन हुए। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद उनकी विरासत उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने संभाली। अजीत सिंह के बारे में एक कहावत मशहूर थी कि वे अधिकांश समय सत्ता पक्ष के साथ ही रहना पसंद करते थे, इसलिए वे कई केंद्रीय सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने राजनीतिक फायदे के लिए चौधरी अजीत सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस के साथ जा खड़े हुए। इससे जाट मतदाताओं की भावनाएं आहत हुई तो धीरे धीरे उनका राष्ट्रीय लोकदल से मोह भंग होने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बागपत लोकसभा सीट से अजीत सिंह उस वक्त चुनाव हार गए जब उनकी हार की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी प्रदेश के लगभग 150 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभुत्व रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल आज महज कुछ जनपदों विशेषकर मेरठ सहारनपुर मंडलों तक सिमट कर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे लिए मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। अब इस वर्ष नगर निकाय और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाटों को लुभाने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। जाट मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि वे चौधरी चरण सिंह के नाम की इज्जत रखते हैं, इसलिए समय समय पर जब राष्ट्रीय लोकदल उनकी उपेक्षा करता है तो वह उसे सबक भी सिखा देती है। इस बार राजनीतिक पंडित यह आशा कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों के दौरान जाट मतदाता बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता दिखाई दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत जाटों को अपनी ओर किया, तो अब राष्ट्रीय लोकदल अपने राजनीतिक साथी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जाटों को लुभाने के लिए नई रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, तब उन्होंने जाटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किया था। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब हुई थी। हाल ही में मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। वहीं जाट मतदाताओं का एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ रुझान होना निश्चित ही भाजपा खेमे में खलबली मचाने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ जाट मतदाताओं को साधने में लगी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जाट मतदाताओं को अपने पाले में रखने के लिए क्या रणनीति अपनाती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती जिससे जाट मतदाता उससे दूर चला जाए। इसलिए मेघालय का राज्यपाल रहते हुए जब सत्यपाल मलिक ने पिछले वर्ष जुलाई में केंद्र सरकार पर किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधे रखने में ही अपनी भलाई समझी। समय समय पर सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताकर उस पर जमकर निशाने साधे हैं। गत वर्ष हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सिंक के तिरखो तीर्थ परिसर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि आज देश का पेट भरने वाला किसान और रक्षा करने वाला जवान दोनों दुखी हैं। केंद्र सरकार ने पहले किसानों को बर्बाद किया और अब अग्निपथ योजना लाकर देश के जवानों के साथ मजाक किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि किसान आधी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन आधी अभी बाकी है। जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों की आय वृद्धि के दावे छलावे ही रहेंगे। उस दौरान सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर राजनीतिक वार किए थे। उन्होंने कहा था कि वह किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उनसे कृषि कानून वापस लेने की मांग की थी। तब उन्होंने कहा था कि किसान खुद ही चले जाएंगे। तब मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि ये भारत के किसान हैं, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही पीछे हटना होगा। मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी हैं, वह किसानों से सस्ता गेहूं लेकर महंगा बेचेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री
एमएसपी कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो कई महीनों तक सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई से मात्र इसलिए बचती रही कि इसका किसानों विशेषकर जाट मतदाताओं में कोई गलत मैसेज न चला जाए, क्योंकि सत्यपाल मलिक जनपद बागपत के मूल निवासी हैं, जो जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ है।